Bonjour à tout le monde। आज हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं जो कि ER फैमिली की हैं। उसमें से काफ़ी हम कर चुके हैं और कुछ नई होंगी। तो एक तरह से रिवीजन और कुछ नई वोकैबुलरी। सबसे पहले jouer, to play, travailler, to work, parler, to speak, regarder, to watch, fermer, to close, aimer, to like, to love, adorer. It's like to adore, लेकिन थोड़ा बहुत और प्लस, aimer लेकिन थोड़ा प्लस, more than like, adorer, donner, to give, imprimer, to print, chanter, to sing, arriver, to reach, to arrive, chercher, to search या फिर to look for, trouver, to find. First you look, then you find. तो ये एक डिफरेंस है दोनों वर्ब में। chercher, trouver, to find, जैसे कि स्पेनिश में buscar, encontrar. danser, to dance, étudier, to study, habiter, to live, ये भी हम कर चुके हैं। marcher, ch ये श की तरह होती है साउंड, श, marcher, chercher, visiter, to visit लेकिन place, not a person. visiter वर्ब को हम यूज़ नहीं कर सकते इफ़ यू आर सेइंग कि मैं विज़िट करने गया किसी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी फ्रेंड को, नहीं। और मुझे इंग्लिश में भी नहीं पता कि इज़ इट करेक्ट दैट आई विजिटेड माई फ्रेंड, लेकिन इन फ्रेंच नो, विजिटे ओनली फॉर प्लेसेस। पार्ताger, टू शेयर, manger, टू ईट, voyager, टू ट्रेवल, nager, टू स्विम। इन चार वर्ब में जो एक सिमिलैरिटी है वो ये ER एंडिंग होने के साथ साथ में GER एंडिंग भी है, GER। और लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि अगर GER एंडिंग वर्ब्स में नू के साथ में, नू वाली फॉर्म में इरेगुलरिटी है, दैट इज इफ आफ्टर G you have A, O, U, so the sound is G, लेकिन we need je, manger, so nous के साथ we need nous mangeons, but if we write ONS, जैसे कि हम लिखते हैं ER को रिप्लेस करते हैं नू फॉर्म में ONS से, तो ये हो जाएगा मोंगो, ग मोंगो, बिकॉज इफ जी के बाद में A और U है तो ग साउंड होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे E ऐड करते हैं ताकि साउंड बनी रहे, प्रोनाउंसिएशन बनी रहे जो कि हमें चाहिए। मोंजों, ज, नॉट ग। सो वो तीन इन चारों की चारों वर्ब में होंगी, और जितनी भी वर्ब्स GER के साथ में एंड होगी सभी के साथ में नू फॉर्म में ONS की बजाय होगा EONS, दैट इज फॉर द प्रोनाउंसिएशन। पार्ताger, manger, voyager, nager। अभी मेरे दिमाग में बस यही है, चार एग्जाम्पल। बस ये याद रखना है कि अगर GER एंडिंग होगा तो नू फॉर्म में EONS होगा, नॉट ONS। verb imprimer is to print। यहां से हमारे पास में दो नाउन है। imprimante is the machine to print, printer, और वो शॉप जहां पे हम चीज़ों को प्रिंट या स्कैन या फोटोकॉपी करते हैं उसको बोलते हैं l'imprimerie। imprimer to print verb, l'imprimante printer machine, and l'imprimerie is the place जहाँ पे हम जाते हैं to have your things printed, scanned और photocopied।
उसके बाद में कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि इनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वर्ब। ट्रांसपेरेंट वर्ब होने का मतलब ये है कि इंग्लिश के साथ में उनकी प्रोनाउंसिएशन दिखने में, बोलने में और मीनिंग भी सेम होता है, मीनिंग भी सेम होता है। जैसे कि स्काने, स्काने, टू स्कैन, ER एंडिंग वर्ब, और उसी तरह से कॉन्जुगेट होगी, रेगुलर वर्ब है, ER एंडिंग वर्ब है, टू स्कैन, स्काने। दूसरा एग्जांपल, फोटोकॉपिए, फोटोकॉपिए, ER एंडिंग वर्ब, ER रेगुलर वर्ब, और इट मीन्स टू फोटोकॉपी। फोटो, फोटो को बोलते हैं ला फोटो, फोटो मतलब फोटोग्राफ वाला फोटो, फोटोग्राफ। ला फोटो मीन्स फोटो, फोटो या फोटोग्राफ। लेकिन फ्रेंच के अंदर फोटोग्राफ ल ला फोटोग्राफ, क्योंकि वो ई से एंड है तो मैस्कुलिन फेमिनिन फॉर्म दोनों की सेम होगी, इज अ प्रोफेशन, मीन्स फोटोग्राफर। फोटोग्राफर, इंग्लिश वाले फोटोग्राफर को, द पर्सन हु टेक्स फोटोज, पिक्चर्स, उसको फ्रेंच में बोलते हैं ल ला फोटोग्राफ, उन फोटोग्राफ, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। ल ला फोटोग्राफ, दैट मीन्स द फोटोग्राफर। और केवल फोटो मीन्स फोटो, या फोटो इज फोटो एंड फोटोग्राफ मीन्स द पर्सन हु टेक्स द पिक्चर, फोटोग्राफर। सो ये दोनों में फर्क है। उसके बाद में travailler, दैट मीन्स टू वर्क। अभी कोविड पीरियड के दौरान एक नहीं बहुत सारे नए वर्ड्स ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज की डिक्शनरी में ऐड हुए हैं, जिसमें से फ्रेंच डिक्शनरी में भी कुछ वर्ड्स, न्यू वर्ड्स इंटीग्रेट किए गए हैं। उनमें से एक वर्ड है télétravailler। travailler मीन्स टू वर्क एंड le travail नाउन वर्क। जो नया वर्ड ऐड हुआ दैट इज télétravailler। télétravailler मीन्स टू वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट पे वर्क करना। télétravailler टू वर्क फ्रॉम होम, ER एंडिंग वर्ब है, कोई चेंज नहीं होगा, और इसकी नाउन होगी le télétravail, télétravail, वर्क फ्रॉम होम एज अ नाउन। सो ये अनदर एग्जांपल। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में भी है और ER एंडिंग वर्ब भी है और रेगुलर वर्ब भी है। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी एक ग्रामेटिकल पॉइंट, इंफॉर्मेशन टाइप। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, अमित प्लेज फुटबॉल। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट द वन हु डज एक्शन, करता, करने वाला। एक वर्ब होगी जो कि उस एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस केस में है ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन होगा। अच्छा, अमित जो कि सब्जेक्ट है उसको हम रिप्लेस किससे करेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन से। अमित थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो किससे रिप्लेस करेंगे? ही। सो ही हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन लाइक anything that replace a subject, वो हुआ आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन। Je
tu, il, elle, nous, vous, il, elle. They are all subject pronouns. क्योंकि इन जनरल ये सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं एक सेंटेंस के. सो दे आर ऑल सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट कोई भी एक पर्सन होगा, कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, जैसे कि द बस गोज. वो डिपेंड करेगा सेंटेंस क्या है या फिर कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा. तो इस सेंटेंस में जो बस है वो सब्जेक्ट है, जैसे कि द ड्राइवर ड्राइव्स अ बस या द बस. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि सब्जेक्ट आपका ड्राइवर है, तो डिपेंड करेगा. सो इन ऑल दीज केसेस इन सब्जेक्ट को जो भी रिप्लेस करते हैं उनको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और सब्जेक्ट प्रोनाउंस ये ही हैं बस. वो डिपेंड करेगा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल. अच्छा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी होते हैं, वो अभी हमने नहीं किया, उसको जब हम करेंगे तो मैं बताऊंगा. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. इन ER एंडिंग वर्ब्स के अलावा हमने कुछ और वर्ब्स भी की हैं, जैसे कि एत्र, जो कि इरेगुलर वर्ब्स हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके बिना काम नहीं चलेगा. एत्र, आले, लास्ट टाइम ही शायद की थी. फेयर, आज हम एक नई वर्ब की कॉन्जुगेशन करेंगे, डेट इज अवार. एत्र, टू बी, आले, टू गो, फेयर, टू डू, टू मेक, अवार, टू हैव, टू हैज हैव वाला, टू हैव. इनकी कॉन्जुगेशन बेसिकली आपको याद होनी चाहिए. स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन सभी के साथ में. इल, एल, नू, वू एंड इल, एल. कॉन्जुगेट करेंगे एत्र को. je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Allez, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont, V-O-N-T, ils, elles vont. Faire, je fais, tu fais, fais, petit, faisons, faites, es and font, F-O-N-T, F-O-N-T. avoir क्योंकि वोवेल है तो j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez एंड on. ये चारों के चारों वर्ब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बेसिक वर्ब्स हैं. ये बहुत वेरी फ्रीक्वेंटली इनको हम यूज़ करते हैं.
चारों के चारों इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, तो किसी का भी अपनी फैमिली की कॉन्जुगेशन के रूल से कुछ लेना देना नहीं है, तो इनको रिवाइज, मेमोराइज, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. être और फेयर वर्ब में ये जो वो के साथ कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड फॉर्म है वो काफ़ी इसमें काफ़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि बेसिकली जितनी भी वर्ब्स हैं फ्रेंच में वो वाली फॉर्म में हमेशा ई जेड के साथ में एंड होगा, लेकिन ये फॉर्म और ये फॉर्म इसमें जेड ई जेड नहीं है किसी में भी, इसमें है ई एस और ई एस, एथ एंड फेथ, vous êtes, vous faites. यहाँ पे vous êtes because of liaison s and vowel, vous faites no liaison, no z sound because there is no vowel. अभी हम थोड़ा सा être, aller, faire के कुछ यूज ऑलरेडी हम कर चुके हैं. Today we will look on avoir, how to use avoir in different situations, context. अभी तक जो अवार का यूज़ हमने किया था that was to tell कि आपकी उम्र कितनी है, how old are you, और उसमें क्वेश्चन था quel âge, quel âge as-tu, how old are you. अभी मैंने बताया कि avoir verb means to have, so literally अगर हम इसको ट्रांसलेट करें as-tu बेसिकली मीन्स you have या फिर do you have. फ्रेंच के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट में नहीं होती, जैसे कि इंग्लिश में I go, बट अगर उसको हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे do I go, what do you do, तो जो do और does हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में या फिर नेगेशन में यूज़ होती है वो फ्रेंच में इस तरह से नहीं होती, एटलीस्ट प्रेजेंट में यूज़ नहीं होती है. तो ये सर्च नहीं करना है कि डू यू ईट, तो ये डू कहाँ है, बिकॉज डू इंग्लिश का एक अपना रूल है, अपनी वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है, उसका एक डिफरेंट अपना एक स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, वो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं डू ऑर्डर्स नेगेशन में. आई ईट बट आई डू नॉट ईट, इट्स नॉट लाइक आई नॉट ईट. सो हर लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें कंपैरिजन कभी कभी कर सकते हैं और कभी कभी नहीं कर सकते, और ख़ासकर इंग्लिश के साथ में जो दूसरी रोमांस लैंग्वेजेस हैं, स्पेनिश हुई, इटालियन, फ्रेंच, पोर्चुगीज़, उनका कंपैरिजन बहुत सारे केसेस में नहीं कर सकते. सो जब ट्रांसलेशन हम करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होती है, आपकी कमांड दोनों लैंग्वेजेस पे होनी चाहिए, और दूसरी लैंग्वेज में उस सेंस को, उस स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं वो हम ट्रांसलेट करते हैं, हम सेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ना कि पूरे के पूरे सेंटेंस को. सेंटेंस से एक लैंग्वेज में एक सेंस होगी, उस सेंस को दूसरी लैंग्वेज में किस फॉर्म में लिखते हैं वो हम लिखेंगे. सो quel âge as-tu, अगर हम इसके लिटरल ट्रांसलेशन करें तो इट्स लाइक what या which age do you have. लेकिन अब आपको पता है कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, कि आपकी उम्र कितनी है. अब इंग्लिश में कैसे पूछते हैं हम, हाउ ओल्ड आर यू. सो सेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ना कि लिटरल वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को, क्योंकि बहुत केसेस में उसका कोई मतलब नहीं होगा दूसरी लैंग्वेज में. सो एज के लिए हम यूज़ करते हैं avoir वर्ब, नॉट être. हाउ ओल्ड आर यू, बिकॉज आर यू, आई एम, यू आर, वो être वर्ब होती है, je suis, tu es. तो हम ये नहीं पूछते quel âge es-tu, नो, quel âge as-tu. और इसका जो आंसर होगा वो भी होगा j'ai 25 नंबर्स अब हम कर चुके हैं, 25 ans years.
अगर हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करें, आई हैव 25 ईयर्स, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि सेंस को ट्रांसलेट करेंगे, सो इट बेसिकली मीन्स इन इंग्लिश आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। सो एज के लिए हम किस वर्ब को यूज करेंगे? अवार को वो यूज करेंगे। अवार का लिटरल रियल मीनिंग होता है टू हैज, टू हैव, लेकिन इस सेंस में ये ट्रांसलेट करेगा आपकी एज को। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम, ही इज, शी इज, शी, il, elle, for example, elle, corresponding conjugation, a 24 ans. सिंपल। सो ज़्यादा सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। सो दूसरी लैंग्वेज दिमाग में हो उसको थोड़ा सा दूर रख के एक नई लैंग्वेज, एक नई अप्रोच के साथ में ही सीख सकते हैं। सो एक नई अप्रोच को एडप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो elle a 24 ans, she is 24 years old. In this case, this avoir verb, that means basically has or have, will be translated like is, but it does not mean is. So she is 24 years old. Elle a 24 ans. ऐसे समझो कि इंग्लिश आपको नहीं आती इन दिस केस। सो इसके अलावा avoir verb को हम किस तरह से यूज करेंगे? एज के अलावा वो हम यूज करेंगे जैसे इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज में हम इस पर्टिकुलर वर्ब को यूज करते हैं। avoir बेसिकली मीन्स टू हैव, टू ओन, ओनरशिप, टू ओन, टू possess, टू possess, जो कि होगा j'ai une maison, I have a house. Simple. J'ai un chat. Cat. I have a house, I have a cat. Maison, la maison féminine, une maison, un chat, le chat masculine. J'ai deux chats. Plural. I have one cat, I have two cats. So j'ai deux chats. प्रोनाउंसिएशन सेम होगी बिकॉज लास्ट कॉन्सोनेंट को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो अभी मैंने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए यही बताया कि एस ऐड करनी है। अगर ई के साथ में एंड होगा तो भी एस, किसी कॉन्सोनेंट के साथ में एंड होगा तो भी एस, और अगर ऑलरेडी एस के साथ में एंड है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वही सिंगुलर होगा, वही प्लूरल भी होगा। सो इस तरह से यू कैन describe what you own, what you possess. J'ai une maison, j'ai un chat, j'ai deux chats. Elle, किसी भी पर्सन के साथ में यूज कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ में यूज करते हैं, बट कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेशन ही यूज करेंगे। Elle, elle a une piscine. Piscine means swimming pool. Elle a une piscine. Nous avons un jardin. We have a garden. Nous avons un jardin. We have a garden. So whatever you have, you can express. उस चीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग वर्ब avoir, corresponding subject pronoun, and then corresponding conjugation of verb avoir. सब्जेक्ट प्रोनाउन के बजाय हम सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है जैसे कि पियर, फ्रेंच नेम यूज करते हैं पियर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, आ पियर आ इन voiture.
Pierre a une voiture. Voiture is car. La voiture, féminine. Pierre a une voiture. Clémence. ये लड़की का नाम है Clémence. Elle, same verb. Clémence a un copain. Copain means boyfriend. Clémence a un copain means boyfriend. Emilien. Emilien a une copine. Girlfriend. Copain, copine. Masculine, féminine. Copain, copine. Clémence a un copain. Emilien a une copine. Pierre a une voiture. और अगर हम इसको प्लूरल में चेंज करें, Emilien a deux copines. Deux with S. Clémence a deux copains. S. So इस तरह भी हम अववार वर्ब को यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस what you or someone else has own or possess. उसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं टू आस्क क्वेश्चंस. So, other than this one, to describe what someone has, we can also use, हम use कर सकते हैं इस verb का questions भी ask, मतलब पूछ सकते हैं हम कि what do you have, or do you have this. अच्छा, questions किसी like any other languages, जब हम सवाल कोई सवाल किसी से पूछना चाहते हैं तो उसमें भी 2-3 तरीके होते हैं सवाल को पूछने के. तो फ्रेंच में भी सेम है. अभी बेसिकली हमने ऐसा कोई सभी तरीकों को नहीं पढ़ा है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक जो भी वर्ब्स की जो नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, जैसे कि je, j'ai, tu, a, il, elle, a, nous avons, vous avez, इसको बस इन्वर्स करके हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि सेम क्वेश्चन था quel âge as-tu. बेसिकली क्या होता है tu a, लेकिन क्वेश्चन में हम इसको इन्वर्स करते हैं. नॉट ऑलवेज बट दिस इज द बेस्ट. ये सबसे फॉर्मल तरीका है.
as-tu, वैसे ये भी होता है, दोनों का मतलब सेम ही है। tu as quel âge as-tu, and as-tu quel âge। ये बेस्ट है। फॉर्मल ये थोड़ा सा लेस फॉर्मल, हल्का सा इनफॉर्मल, एंड tu as quel âge, as-tu quel âge, tu as quel âge as-tu, all we can use all of them। बट ये धीरे धीरे ये चीज़ मतलब हम करेंगे और आपको भी वो चीज़ आने लगेगी और फील होने लगेगी कि वो किस हद तक ठीक है, नहीं ठीक है। तो एक तुम्हारी उम्र क्या है, क्या उम्र है तुम्हारी, तो इस तरह से यू कैन प्ले विद द सिंटैक्स, द ऑर्डर्स इन विच वी पुट वर्ड्स। सो फिलहाल के लिए इसको हम इन्वर्स करेंगे बस। tu as as-tu। For example, if you want to ask someone, do you have a book? As-tu un stylo? Stylo is a pen. As-tu un stylo? Do you have a pen? Oui. Simple, oui. J'ai un stylo। नेगेटिव हम नहीं करेंगे बिकॉज नेगेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम एक साथ ही कर लेंगे। as-tu un stylo? Oui, j'ai un stylo, या whatever। Oui, j'ai deux stylos with S you can use। और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद एनी नाउन यू वांट। as-tu une copine? Oui, j'ai une copine। as-tu un avion? copine मैंने बताया था गर्लफ्रेंड। avion is like a plane, flight, plane, हवाई जहाज, plane, airplane। as-tu un avion? as-tu une imprimante? अभी हमने किया था आज, imprimante, printer। as-tu une télévision? so इसको हम इस फॉर्मेट को हम यूज कर सकते हैं विद क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स। कोई भी वोकेबलरी यूज कर सकते हैं और उसके लिए यू कैन लुक फॉर न्यू वोकेबलरी इन डिक्शनरी और एनीवेयर यू वांट, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सारे के सारे वोकेबलरी खुद से करा दूं। सो ये दूसरा, अपार्ट फ्रॉम योर एज, this is also the way in which we can use verb avoir। so ये हुआ avoir verb। उसके बाद में आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं how to use two verbs in the same sentence। अभी तक हमने किया je travaille, qu'est-ce que tu fais? Je travaille, j'étudie, je joue, je regarde la télévision, whatever, एक verb। अब हम करते हैं दो verb, one verb after another। For example, हमने एक verb आज की देखी, aimer, to like या love। so, अगर मैं इसके साथ में एक एग्जांपल दूं, j'aime कॉन्जुगेट किया je के साथ में, j'aime travailler, फॉर एग्जांपल j'aime travailler, I like to work। so, हम एक सेंटेंस, एक क्लोज, एक सेंटेंस के अंदर केवल
फर्स्ट वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे, सेकंड वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होगी, और उसके बाद में अगर कोई थर्ड वर्ब भी है तो वो भी कॉन्जुगेट नहीं होगी। उसको हम लिखेंगे इंफिनिटिव फॉर्म में, l'infinitive, infinitive form में। l'infinitive means original form without conjugated, without conjugation, उसको हम infinitive form में लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। जब तक दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही होगा, कितनी भी वर्ब आ जाएं, 1 2 3 4, केवल पहली वर्ब ही कॉन्जुगेट होगी, सेकंड, थर्ड, अब फोर्थ ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम काउंटलेस वर्ब्स ऐड कर दें, लेकिन केवल फर्स्ट वर्ब कॉन्जुगेट होगी, बाद की दूसरी तीसरी नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। यहाँ पे इन दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, वो कौन है? je। किसको पसंद है? मुझे, j'aime। और काम कौन करे? काम करना किसको पसंद है? तो travailler एंड aimer दोनों वर्ब का एक ही सब्जेक्ट है, वो है je। इन दिस केस मी, आई लाइक टू वर्क, सो मुझे ही पसंद है और काम भी मुझे ही करना है। सो दोनों वर्ब का सब्जेक्ट सेम है। तो जब तक सब्जेक्ट दोनों वर्ब का सेम होगा तो हम केवल फर्स्ट वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे, सेकंड को नहीं करेंगे। j'aime travailler, j'aime étudier, j'aime étudier, so और whatever जो भी हमने यूज़ किया है। सो इस तरह से हम दो वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और वर्ब, लाइक, aimer, adorer, टू लाइक, एंड détester इज टू डिसलाइक। détester, टू डिसलाइक या हेट। टू हेट, détester, ER एंडिंग वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। je déteste, tu détestes, il, elle déteste, nous détestons, vous détestez, il, elle déteste। सो सिंपल वर्ब है, ER एंडिंग वर्ब है। इसके बाद में हम आज एक प्रीपोजिशन को करते हैं एंड हाउ टू यूज दैट प्रीपोजिशन। Preposition is called she. Basically, it means someone's place. First meaning, and second is someone's workplace. Someone's workplace, office, whatever, someone's place। ओके, someone's place, वो होम भी, घर भी हो सकता है किसी का, या wherever, whatever, कोई दूसरी जगह भी हो सकती है जहाँ पे वो इंसान प्रेजेंट हो। सो हम शे का यूज़ हम आज थोड़ा करते हैं, हाउ टू यूज़ she। तो ये जो प्रीपोजिशन इसके बारे में अभी हमने देखा, she दैट मीन्स समवन्स प्लेस। उसके लिए हम एक टेबल, छोटी सी टेबल एक हमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस एक प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में यूज़ करते हैं तो वो चेंज होते हैं, दे ट्रांसफॉर्म। सो फिलहाल हमें याद रखना है कि जब कोई भी सब्जेक्ट प्रोनाउन हम इस प्रीपोजिशन के बाद में यूज़ करेंगे तो वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म, चेंज होंगे। सबसे पहले je will become moi, tu will become toi, il will become lui,
एल चेंज नहीं होगा, नू रहेगा, वू रहेगा, इल प्लूरल फॉर्म में विल बिकम यू, एल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. सो बेसिकली शे मीन्स समवन्स प्लेस. सो अगर हम उसके बाद में यूज करें शे मुआ, तो यहां पे हमने इस समवन को डिफाइन कर दिया. दैट बिकम्स माई प्लेस. शे मुआ मीन्स माई प्लेस, माई हाउस. सो अगर मैं लिखूं je suis, être verbe être, je suis, I am, chez moi, it means I am at my house. Je suis chez toi. That means I am at your house, your place. So इनको हम मतलब जो भी कंटेक्स्ट होगा, जो भी सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं. किसी भी पर्सन के लिए अनुज ए chez moi, Anuj is at my place. Anuj est chez moi. Pierre est chez elle. Pierre is at her place. Pierre est chez elle. So इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं विद यूजिंग एनी, माई प्लेस, योर प्लेस, हिज हर प्लेस, आवर प्लेस, योर प्लेस, देयर प्लेस, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड मिक्स. सो इस तरह से इस वर्ब को हम यूज कर सकते हैं. अच्छा, इस प्रीपोजिशन को हम यूज कर सकते हैं. दूसरा जो हमने एक क्वेश्चन वर्ड हमारा था ऊ, दैट मीन्स वेयर. So now at least we can answer to questions like this. Où, where, et, tu. Where are you? Où es-tu? Je suis chez moi. या फिर je suis chez lui. Je suis chez elle. For example, where are you? Je suis chez moi, chez lui, chez toi, chez elle. Whatever is the situation. इसको हम थर्ड पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि ऊ ए est, où est Emilien? Où est Emilien? Il est chez moi. वो मेरे घर पे है. Il est chez lui. अपने घर पे है. थर्ड पर्सन वो अपने घर पे है. At his place. Il est chez elle, वो उसके घर पे है. Whatever is this L. So इस तरह से हम इसको किसी भी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं. Where are you? You all. For example, more than one अगर होगा, où êtes vous? Where are you? अगर इसको हम फॉर्मल सेंस में यूज कर रहे होंगे तो वन पर्सन होगा, je suis. लेकिन क्योंकि वो के 3 मीनिंग होते हैं, मैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में भी हम वो को यूज करते हैं. सो आप सब लोग कहाँ हैं, तो हम नू यूज करेंगे. हम सब nous sommes chez nous. हम सब अपने घर पे हैं. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez toi, chez lui, chez elle, chez vous, chez elle, chez eux. Chez eux.
सो इसमें से कुछ भी कंडीशन, पॉसिबिलिटी जो भी है वो हो सकती है। इसके अलावा हम इसको शे को यूज़ करेंगे विदाउट प्रोनाउंस। विदाउट प्रोनाउंस हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? नो, एल, इल, वो, इल, एल। जैसे कि je suis chez le médecin, क्योंकि ये chez मीन्स दो थिंग्स, टू थिंग्स। पहला someone's place और दूसरा someone's वर्किंग प्लेस। अब अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मैं कहूँ कि वेयर आर यू, आई एम एट हिज प्लेस। सो अभी इस कन्वर्सेशन में हमने हिज को डिफाइन नहीं किया। अब आपको क्या पता कि ये हिज कौन है? सो उस तरह के केसेस में हमें बताना होता है सबसे पहले आई एम एट दिस पर्सन्स प्लेस, देन इन द कन्वर्सेशन व्हाट आर यू डूइंग एट हिज प्लेस, ताकि हमें पता हो कि वो किसके घर पे है। उस प्लेस को एटलीस्ट एक बार हमको डिफाइन करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछे où es-tu, I can say je suis chez le médecin, I am at doctor's place. In this case, in this sense, it doesn't mean कि आप उसके घर पे हो। It means हो सकता है, लेकिन in general it means chez le médecin, आप डॉक्टर के डिस्पेंसरी या डॉक्टर के I don't know, in French we say it's like cabinet, किसी का भी ऑफिस, cabinet, le cabinet du médecin, le cabinet d'avocat, advocates, doctors, dentist या जो भी है, ophthalmologist, सो उसको बोलते हैं cabinet, उसका ऑफिस जहाँ पे वो मरीजों को देखता है। तो it means you have gone to see the doctor. Je suis chez le médecin. Je suis chez le coiffeur. Coiffeur is hairdresser. It means कि आप बाल कटाने गए हैं। Je suis chez le coiffeur. Je suis chez le boulanger. It means कि आप किसी बेकरी शॉप में लाइन में लगे हो या फिर खरीद रहे हो कुछ, जैसे chez le boulanger। तो इस केस में हम कुछ भी नॉट एवरीथिंग ऑलमोस्ट बट अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। Je suis chez mon ami, I am at my friend's place. Chez mon ami। अभी हमने एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स नहीं कि माई, योर, हिज, हिम, आर, देयर, माई बुक, माई हाउस, माई होम, माई फ्रेंड। सो मो बेसिकली मीन्स माई। सो je suis chez mon ami. So I am at my friend's place. Just to give you an example कि ये इस तरह से इन केसेस में भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा now you should be able to answer following questions at least by now. Où es-tu? Où est without T, with tu. Où es-tu? Where are you? Où vas-tu? Verb aller. Where are you going? Je vais. सिटीज़ के लिए हमने प्रीपोजिशन आ यूज़ की थी। je vais à कोई भी सिटीज़, je vais en फेमिनिन कंट्री, je vais au। लेकिन उसके अलावा अभी हम इस प्रीपोजिशन को भी यूज़ कर सकते हैं। je vais chez le médecin, I am going to see the doctor या फिर I am going to doctor's place। मैं इसको
इरेज कर देता हूँ. Je vais chez le médecin. I am going to doctor's place. Je vais chez le médecin. Où es-tu? Je suis chez le médecin. या फिर je vais chez mon ami, my friend. Je vais chez mon père. I am going to my father's place, to my father's home. Je vais chez mon père. Yeah, another example. So, où es-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? या qu'est-ce que fais-tu? इस तरह के questions now you should be able to answer. उसके अलावा लास्ट टाइम हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कस्क. कस्क दैट मीन्स व्हाट. कस्क 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 दैट मीन्स व्हाट. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? अच्छा, एक चीज और. Whenever we use qu'est-ce que, अभी तक हमने यूज किया था, अभी तक हमने देखा था quel âge as-tu, où vas-tu, où es-tu. es-tu तो इन्वर्जन था, पहले वर्ब थी, उसके बाद में सब्जेक्ट प्रोनाउन था. लेकिन कस्क, whenever we use कस्क, इसके बाद में कभी भी इन्वर्जन नहीं होता. यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी. अदरवाइज अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊ, ए, ट्यू, ट्यू यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस बाद में थे. लेकिन विद कस्क इन्वर्जन कभी नहीं होगा. कस्क के बाद में हमेशा होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और उसके बाद होगी वर्ब. कस्क ट्यू फे, व्हाट आर यू डूइंग. सो यूजिंग, आई मीन नॉट एक्सप्रेशंस जो फेयर वर्ब के साथ में है वो अभी हमने नहीं किए, लेकिन अदर वर्ब्स हमने काफ़ी की हैं, जैसे कि je travaille, je travaille. Also you can also say je travaille le français. Je travaille le français. It's like you are revising, you are studying, you are working on French. It's like something in the sense. Je travaille le français, j'étudie le français, l'espagnol, les maths, les sciences, le chimie, chemistry, le physique, I guess, physics. So whatever. J'étudie, qu'est-ce que tu fais? Je joue, I am playing. Yeah, even it's also possible. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais chez mon ami. In case you are doing this. chez mon ami. और दूसरा एग्जाम्पल, आप डायरेक्ट किसी का नाम भी यूज कर सकते हो. Je vais chez पंकज. बोथ मीन द सेम थिंग. अगर आप किसी का नाम यूज करोगे डायरेक्ट तो केवल डायरेक्ट आफ्टर प्रीपोजिशन chez यू कैन यूज डायरेक्ट समवन्स नेम. Je vais chez पंकज, या फिर je vais chez mon ami, my friend, my girlfriend, my wife, my kids, my parents, my grandparents, whoever you want. और एक बार कन्वर्सेशन में उस इंसान की बात होने के बाद में यू कैन रिप्लेस द सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट प्रोनाउंस बट इन द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म, बिकॉज वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है. इन दिस केस तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे बिकॉज यू आर गोइंग टू समवन्स प्लेस, सो वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं लेकिन प्रीपोजिशन के बाद. सो हमें पंकज थर्ड पर्सन, वन सिंगुलर, लुई,
moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. सो इस तरह से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. Je vais chez पंकज. Now someone may ask you, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais chez lui? For example, because अब हमें पता है कि पंकज इज इन द कॉन्टेक्स्ट. आई एम, व्हाट आर यू डूइंग? qu'est-ce que tu fais? je vais chez पंकज. आई एम गोइंग टू पंकज प्लेस. मैं पंकज के घर जा रहा हूँ. तो अब हम पूछ सकते हैं तुम उसके घर क्या करोगे, क्योंकि बार बार पंकज को कन्वर्सेशन में, सेंटेंसेस में लाना, उसको अवॉइड करने के लिए, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए वी यूज दिस काइंड ऑफ प्रोनाउंस. सो qu'est-ce que tu fais chez lui? Now if you want to answer this question you can continue. जैसे कि je vais étudier. Papa, j'étudie for example. J'étudie chez lui. J'étudie chez lui. I am studying chez lui. या फिर we will study. We will study together. Nous étudions chez lui. Nous étudions chez lui. और टुगेदर के लिए हम यूज करते हैं ensemble. उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं. Nous étudions ensemble chez lui. Nous étudions ensemble chez lui. तो अब हमें पता है कि जो हम अभी मैं बोल रहा था, पंकज को एक बार हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, डिफाइन कर दिया, आइडेंटिफाई करा दिया. उसके बाद में उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. उसको हमने lui से रिप्लेस किया. यहाँ पे हम बोल सकते हैं qu'est-ce que où vas-tu? Je vais chez पंकज. qu'est-ce que tu fais chez lui? Nous étudions ensemble chez lui. We are studying together. Ensemble means together. Ensemble together chez lui. So these are some uses about this preposition chez. आज की अपनी क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे. Basically you should be able to remember all these verbs, their pronunciation, their spellings, their uses, and you should be able to answer all these this kind of questions. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? इसके साथ ही I say to you all, à la prochaine fois. Ciao, ciao.